वेलकम टू इमेजिनेटिव टेल्स। चैप्टर 666। लुमियन ने प्रायश्चित करने वाले बेनफेल को इतना असामान्य व्यवहार करते शायद ही कभी देखा था। उसने उत्सुकता से पूछा, तुमने क्या खोज निकाला है? पादरी के काले वस्त्र पहने बेनफेल, जिनका जला हुआ शरीर आंशिक रूप से काली लपटों से दागदार था, ने अपनी निगाहें फेर ली और गहरी आवाज में उत्तर दिया, रात बहते हुए पाप को छुपा लेती है। इसके साथ ही पश्चातापी व्यक्ति शून्य में चला गया और कमरे से गायब हो गया। रात बहते पाप को छुपाती है। यह रात पर जोर दे रही है क्योंकि यही विशेष स्वप्न में प्रवेश कराती है। बहते पाप का क्या मतलब है? क्या तुम रहस्यमयी लोग साफ साफ नहीं बोल सकते? लुमियन ने आलोचना की। फिर फ्रैंका का पत्र खोला और जल्दी से उसे पढ़ा। सच कहूं तो इतने लंबे समय के बाद उस मानव रूपी सीलबंद कलाकृति के अतीत को समझने की उसकी इच्छा काफी कम हो गई थी। आखिरकार उसे लगा था कि दूसरे पक्ष की स्थिति भी उसकी जैसी ही है, जिसने उस समय उसकी भावनाओं को जगा दिया था। इसीलिए उसने ये सुझाव दिया था। अब वे भावनाएं बहुत पहले ही शांत हो चुकी थी। बेशक वे बस गए थे, गायब नहीं हुए थे। लुमियन ने पत्र फाड़कर पूरी घटना लिख ली और अगले दिन दोपहर तक उसे मैडम जादूगर को भेजने की योजना बनाई। मेजर आर्काना कार्ड धारक इस असमान सौदे के लिए राजी होगा या नहीं, इस बारे में लुमियन ज्यादा आश्वस्त नहीं थे। हालांकि उन्हें सहज ही लग रहा था कि टैरो क्लब के मेजर आर्काना धारक रूढ़िवादी चर्चों की महत्वपूर्ण कलाकृतियों को आसानी से अपने कब्जे में नहीं ले लेंगे। इस मौके का इस्तेमाल करके सौदा पक्का करना ज्यादा मुमकिन था। ब्रियो मोटेल से निकलकर लुमियन ने शांति से देखा कि पीली बनियान पहने कामू एक धुंधली रोशनी वाली गली के कोने से निकल रहे हैं। उनके बगल में रिया खड़ी थी, जो चमड़े का कवच पहने और शिकार का धनुष लिए स्थानीय गश्ती दल की सदस्य थी। आज दो लोग क्यों? लुमियन हंसा और हिसोका के घर की ओर बढ़ गया। कामू ने अपनी अचानक उमड़ी भावनाओं को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। लुई बेरी का बायां हाथ थामते हुए उन्होंने गहरी आवाज में कहा, 17 तारीख आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। किसी भी पल कोई दुर्घटना हो सकती है। अब हम अकेले नहीं रह सकते। गश्ती दल ने सचेत रूप से विभिन्न जानकारियां एकत्रित की थी और कुछ असामान्यताओं पर पहले ही ध्यान दे लिया था। इससे कामू को लगा कि तेजामों में रुकना बुद्धिमानी नहीं है। वो लगातार चिंतित रहता था। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि वे एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति हैं, जिन पर भारी जिम्मेदारियों का बोझ है। लुमियन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, अरे, आपने 17 तारीख को महत्वपूर्ण तारीख समझकर बहुत जल्दी निर्णय ले लिया। हम मूर्ख नहीं हैं। कामू आखिरकार खुद को रोक नहीं पाए और बोले, ये एक जाहिर सी बात है। पिछले साल तेजामों पर 17 दिसंबर को हमला हुआ था और उससे भी पहले के सालों में इस बिंदु पर वो चुप हो गया। उन्होंने महसूस किया कि जब वे लुई बेरी के साथ होते थे तो वे लगातार अपनी भारी मध्यम आयु की अवस्था और अनियंत्रित किशोर भावनाओं के बीच बदलते रहते थे। लुमियन ने दिलचस्पी से पूछा, पिछले वर्षों में क्या हुआ था? कैमस कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए और फिर बोले, हमने सेंट सेन कैथेड्रल से तेजामों में लगभग 3 दशकों के अंतिम संस्कार पंजीकरण प्राप्त किए और एक अजीब घटना की खोज की। वार्षिक मौतों का 80% दिसंबर के मध्य से शुरू होने वाले पहले 3 महीनों के भीतर दर्ज किया जाता है। ये जगह उत्तरी महाद्वीप की ज्यादातर जगहों जैसी नहीं है। यहां सर्दियां बहुत ज्यादा ठंडी होती है। बुजुर्गों और कमजोरों के लिए जिंदा रहना मुश्किल होता है। अगर वे जिंदा भी रहें तो दिसंबर के आखिर से मार्च के आखिर तक गर्मी रहती है। ये घटना असामान्य है। लुमियन धीरे धीरे आगे बढ़ा और थोड़ा सिर हिलाया। क्या तेजामों में मृत्यु दर अन्य स्थानों की तुलना में अधिक है? काफी ज्यादा। लेकिन ये मुख्यतः आदिम वनवासी जनजातियों के हमलों के कारण है। इसके अलावा हमने पाया कि इस जनजाति के हमले दिसंबर के मध्य से शुरू होने वाले 3 महीनों में केंद्रित होते हैं। हर साल 2-3 हमले होते रहे हैं
और पिछले साल 17 दिसंबर को हुए हमले के बाद से एक भी हमला नहीं हुआ है। स्थिति ठीक नहीं लग रही है। कैमस को थोड़ी चिंता थी कि अगले कुछ दिनों में कोई बड़ा हमला हो सकता है। हे, ये समझ में आता है कि जनजाति के हमले उन पहले 3 महीनों में केंद्रित थे। कोई और असामान्यता? लुमियन ने सहजता से पूछा। रिया, जो चुपचाप पीछे चल रही थी, ने जवाब दिया। भूरे रंग की त्वचा और भूरे बालों वाली महिला एक जंगली सुंदरता बिखेरते हुए कर्कश आवाज में बोली। इस साल की पहली छमाही में शहर और बागानों में कई महिलाओं को मतली, दर्द, पेट फूलना, गर्भावस्था के लक्षण दिखाई दिए। उन्हें लगा कि वे किसी भूत के शिकार हो गई हैं और शायद वे बुरे भ्रूण को जन्म देंगी। लेकिन वे वास्तव में गर्भवती नहीं थी, बस भ्रम था। पादरे कैली द्वारा प्रार्थना सभा आयोजित करने और उन्हें कुछ समय के लिए शुद्ध करने के बाद उन्हें मानसिक शांति मिली और वे जल्दी ही सामान्य हो गई। कैमस ने आगे कहा, हमने तिजामों में भी पिछले कुछ वर्षों में भूत प्रेत के साए और हमलों की ऐसी ही घटनाएं देखी हैं, जो पहली छमाही में ही ज्यादा देखी गई है। ये सिर्फ गर्भावस्था के लक्षण नहीं है। लुमियन वही रुक गया। क्या शहरवासियों और आसपास के बागानों में रहने वाले लोगों को ये अजीब नहीं लगता कि हर साल सामूहिक उन्माद होता है? स्थानीय गश्ती दल की सदस्य के रूप में रिया ने सरलता से बताया, हर कोई मानता है कि ये जंगल में रहने वाली आदिम जनजाति के कारण होता है। क्यों? लुमियन ने अपना रात्रिकालीन टहलना पुनः शुरू किया। रिया की स्वर तंत्रिकाएं क्षतिग्रस्त लग रही थी और उसकी आवाज हमेशा थोड़ी भारी रहती थी। बार बार होने वाले हमलों और संघर्षों में आदिम जनजाति ने लाशों, भूतों और परछाइयों को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदर्शित की। इसके अलावा कुछ योद्धा अपनी मृत्यु के बाद भी अपनी आत्मा के रूप में अपने कबीले की रक्षा करते दिखाई दिए। मृत्यु क्षेत्र। पूरा मामला सतही तौर पर तार्किक लगता है। कोई आश्चर्य नहीं कि शहर छोड़ने वाले तेजामोन्स को कुछ भी गलत नहीं लगा और उन्होंने ये मुद्दा नहीं उठाया। लुमियन ने आदिम जनजाति के अभिलेख देखे थे, लेकिन वे रिया के वर्णन जितने विशिष्ट नहीं थे। गश्ती दल द्वारा हाल ही में एकत्रित की गई जानकारी के बारे में पूछताछ करने के बाद लुमियन हिसोका के घर के सामने रुका और रिया की ओर देखने लगा, जो शिकार के लिए धनुष और तीर लेकर आई थी। आप दक्षिणी महाद्वीप से हैं, लेकिन तीजामों से नहीं। रिया ने सिर हिलाया और शांति से कहा, मैं जंगल से हूं। मैं पाका नामक आदिम जनजातियों में से एक से हूं। हम मुख्य रूप से पास घाटी के पास रहते हैं। दक्षिणी महाद्वीप का वर्षावन विशाल विस्तार में फैला हुआ है, जिसमें अनगिनत भूभाग शामिल है। पास घाटी के पास के क्षेत्र से लेकर मटानी के आसपास के क्षेत्र तक ये दूरी कौडू और ट्रायर के बीच की दूरी से भी ज्यादा हो सकती है। ड्यूटानिज में पाका का अर्थ हवा होता है। आप मतानी कैसे आए? लुमियन ने उत्सुकता से पूछा। रिया ने हंसकर कहा, मुझे यहां बेच दिया गया था। वो एक पल के लिए रुकी और फिर बोली, 10 साल पहले मेरे कबीले पर लोएन साम्राज्य की सेना ने हमला किया था। उत्तरी राज्य पहुंचने से पहले मुझे कई बार पकड़ा गया और बेचा गया। बाद में मुझे भागने का मौका मिला और मैं पोर्ट पाइलोस भाग गई। मुझे चर्च से मदद मिली और काम भी मिल गया। आखिरकार मैं इतनी खुशकिस्मत रही कि बियॉन्डर बन गई। गश्ती दल की सदस्य ने शांतिपूर्वक अपने अतीत के बारे में बताया। उन अनुभवों से उत्पन्न किसी भी पीड़ा या यातना के बारे में नहीं बताया, नहीं जानबूझकर विवरण देने से परहेज किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप शाश्वत प्रज्वलित सूर्य में इतनी श्रद्धा से विश्वास करते हैं। लुमियन दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर चढ़ गया और समान स्वर में बोला, क्या आप आत्तन आग्नेयास्त्रों के स्थान पर धनुष का प्रयोग करते रहे? हाँ, हवा के नाम पर रखे गए कबीले तीरंदाजी में माहिर होते हैं। रिया की रोशनी भूरे चेहरे को नरम कर दिया। लुमियन ने उसकी ओर देखा। क्या आप कभी वापस जाकर देखने गए? रिया कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई। वे सब मर चुके हैं। लुमियन और कामू ने चुपचाप अपनी निगाहें पीछे हटा ली
और अंतिम सीढ़ियां चढ़कर घर की दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। लुमियन ने विशाल लेकिन साधारण परिवेश का अवलोकन किया और आदिम जंगल से आती जंगली गर्जनाओं को सुना। वो पालथी मारकर बैठ गया। वो रिया से कहना चाहता था, तुम्हारी पूरी जमात का सफाया होना नामुमकिन है। कुछ लोगों को तुम्हारी तरह पकड़कर बेच दिया गया होगा। वे अभी भी बागानों, खदानों या कच्ची शराबखानों में जिंदा हो सकते हैं। लेकिन वो खुद को रोके रहा। वो समझ सकता था कि रिया ने अपने वर्तमान जीवन को स्वीकार कर लिया है और बेहतर जीवन जीने की क्षमता हासिल कर ली है। उसे संभावित बचे हुए कुलों की तलाश में दोनों महाद्वीपों की यात्रा करने का जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना अनुचित लग रहा था। ऐसे प्रयास का ख्याल ही डराने वाला था। इतने कम सुरागों और उनके दूर दूर तक बिखरे होने के कारण यह काफी खतरनाक साबित हो सकता था। जिंदगी भर भी इसे पूरा करने की कोशिश करने पर भी शायद ये कभी पूरा न हो। ऐसा अनुभव करने वाला हर व्यक्ति बदला लेने या दूसरों की तलाश में अपनी सामान्य जिंदगी कुर्बान नहीं करेगा। रिया को शायद एहसास हुआ होगा कि कुछ कबीले के लोग बच गए हैं, लेकिन शायद उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग मारे गए होंगे। उसने पोर्ट पाइलोस में ही रहने का फैसला किया। हर कोई अपनी पसंद खुद बनाता है। मैं सिर्फ अपनी ही सनक की वजह से दूसरों से यही नहीं पूछ सकता। लुमियन ने खुद को संभाला और कामू और रिया की तरफ मुस्कुराया, जो अभी भी खड़े थे। क्या आप ड्रीम फेस्टिवल के लिए संभावित स्थल का पता लगाना चाहेंगे? कहा। रिया ने अचानक पूछा। कामू ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। यहां? जल्दी से अनुमान लगाते हुए उसने पूछा, क्या आप हर रात यहां सोने और ड्रीम फेस्टिवल के स्थान तक पहुंचने के लिए आते हैं? क्या ये एक विशेष सपने में है? काफी चतुर। लुमियन ने मन ही मन कामू की तीव्र सोच की प्रशंसा की, लेकिन उनकी मुस्कान अविचल रही। क्या आप इसका अनुभव करना चाहेंगे? कामू और रिया ने एक दूसरे को देखा और सहमति जताते हुए कहा, मैं इसका अनुभव लूंगा। रिया, आसपास के माहौल पर नजर रखना। मैं कुछ जाल बिछा सकता हूं, लुमियन ने प्रस्ताव दिया। वो खड़ा हुआ और कुछ मिनट पास में चेतावनी जाल लगाने में बिता दिए। इसके बाद उन्होंने एक मच्छर भगाने वाली मोमबत्ती जलाई और उसे विशाल दूसरी मंजिल के बीच में रख दिया। जो मच्छर उड़ नहीं पाए थे, वे जमीन पर उतर आए और चटचटाहट की आवाज के साथ आग और धुआं छोड़ते हुए निकल पड़े। यही सो जाओ, लुमियन ने कामू और रिया को निर्देश दिया और वो फिर से पालथी मारकर बैठ गया। उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि हिसोका के घर में रात में कहीं भी सोने से उन्हें विशेष स्वप्न में प्रवेश करने की अनुमति मिलती थी। बाहर सोने या 2 घंटे पहले सोने से ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता था। उलझन में पड़े कामू और रिया ने अलग अलग लकड़ी के खंभों पर बैठकर गहरी नींद में जाने का प्रयास किया। एक अज्ञात समय के बाद कामू अचानक जाग उठा। उसके सामने रात थी और खिड़की के बाहर लाल चांदनी चमक रही थी। लुई बेरी एक सुनहरी पुआल की टोपी पहने टिमटिमाती मच्छर भगाने वाली मोमबत्ती के पीछे खड़ा था। उस साहसी ने मजाकिया लहजे में कहा, स्वप्न महोत्सव में आपका स्वागत है। चैप्टर 667। कामू की नसें तनावग्रस्त हो गई जब उन्होंने अपने बाएं हाथ पर खुद को सहारा दिया और सावधानी से अपने आसपास का निरीक्षण किया। उसे एहसास हुआ कि वो अभी भी त्वानाकू के घर की दूसरी मंजिल पर है। रिया, जो एक लकड़ी के खंभे के सहारे टिकी हुई थी, स्तब्ध होकर उठ खड़ी हुई। उसके आसपास की हर चीज सोने से पहले जैसी ही लग रही थी। क्या आप मजाक कर रहे हैं? कैमस ने सावधानी से लुई बेरी से पूछा। ये कैसा स्वप्न महोत्सव है? ये एक झपकी के बाद सामान्य जागृति की तरह लगता है। लुमियन ने मुड़कर खिड़की की ओर इशारा किया। जंगल की आवाजें सुनो। कामू और रिया ने सहजता से ध्यान से सुना। उन्हें एहसास हुआ कि पास का जंगल भयावह रूप से शांत था, मानो उसके सभी निवासी रात में सो गए हों। रिया की आंखें सिकुड़ गई। आदिम जंगल में जन्मी और पली बढ़ी तथा लगभग 1 वर्ष तक तीजामो टाउन में रहने के कारण वो जानती थी
कि जंगल में इतनी शांति नहीं होगी। लुमियन ने मच्छर भगाने वाली मोमबत्ती के पास फर्श की ओर इशारा किया। यहां फिर से देखो। कैमस और रिया ने देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि मच्छरों की लाशें, जो वहां होनी चाहिए थी, गायब हो चुकी थी। लुमियन ने हंसते हुए कहा, बेशक, आप ये भी मान सकते हैं कि मैं जल्दी उठा, वातावरण साफ किया और चुपके से दूर की आवाजों को सुनने की आपकी क्षमता को प्रभावित किया। ये सब बस एक शरारत थी। कामू ने कुछ सेकंड तक सोचा। मैं आपकी बात पर विश्वास करना चाहता हूं, लेकिन मुझे कुछ पुष्टि करनी है। वास्तव में, रिया ने शिकार का धनुष और तीर लेकर कहा। लुमियन ने उनकी तरफ देखा और हल्के से सिर हिलाया। उसने शांति से निष्कर्ष निकाला, अब मैं ये समझ सकता हूं कि इस अनोखे सपने में मेरे होश में रहने का कारण हिसोका के घर में छिपी एक शक्ति है, न कि मेरी कोई खास विशेषता। उन्होंने कैमस और रिया को हिसोका के घर में सोने और विशेष सपने में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया था, न कि केवल गश्ती दल के साथ जानकारी साझा करने और कुछ सहयोगियों को इकट्ठा करने के लिए। नहीं, ये भी महत्वपूर्ण विवरण उजागर करने का एक प्रयोग था। पिछले कुछ दिनों में लुमियन ने ऐसे ही अनेक परीक्षण किए थे तथा स्वप्न के सूक्ष्म पैटर्न को ऐसे समझा था जैसे कोई अनुभवी अन्वेषक अज्ञात भूमि का मानचित्रण कर रहा हो। बेपरवाही से जेबों में हाथ डाले वो कामू और रिया के पीछे पीछे चल पड़ा, जो जल्दी से नीचे उतर रहे थे। वो देखना चाहता था कि वे कैसे पुष्टि करेंगे कि ये सचमुच एक सपना था या नहीं। ट्वानाकू के घर से निकलने के बाद दोनों गश्ती दल के सदस्य निकटतम नगरवासी के निवास पर पहुंचे, ये महसूस करने पर कि पशु भूतल से गायब हो गए हैं। रिया तेजी से दूसरी मंजिल पर चढ़ गई और एक साधारण लोहे काले रंग की चाबी से दरवाजा खोलने का प्रयास किया। कामू ने अपना मुंह खोला मानो उसे रोकने के लिए, लेकिन अंत में चुप रहे। ये देखकर लुमियन ने सोच समझकर सिर हिलाया और मन ही मन बुदबुदाया। आर्बिटर मार्ग का एक बियॉन्डर अवचेतन रूप से वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखेगा, उसके ताने बाने को बिगाड़ने को तैयार नहीं होगा। अगर ऐसे बियॉन्डर आधिकारिक पहचान भी रखते हैं तो ये प्रवृत्ति और भी तीव्र हो जाती है। रिया ने दरवाजा खटखटाया और घर में दाखिल हुई। उसने और कामू ने हर कमरे की तलाशी ली, लेकिन घर का पूरा परिवार मानो गायब हो गया था। इसके बाद दोनों सेंटासिन कैथेड्रल के पवित्र मैदान के पास स्थित पुलिस स्टेशन पहुंचे। स्थानीय गश्ती क्वार्टर में कुल 5 कमरे थे। कोलोबो, मास्लो और लोबान कहीं नहीं मिले। न ही उन 2 अधिकारियों को रात की निगरानी के लिए तैनात किया गया था। अब मुझे लगता है कि ये एक सपना है, कामू ने लुई बेरी से कहा, जो आराम से जेबों में हाथ डाले, एक सुनहरी भूसी की टोपी पहने हुए, अपने चेहरे पर छाया लिए हुए चल रहा था। फिर भी मैं इतना जागा हुआ हूं कि ये सपना होने का नाम ही नहीं लेता। इससे पहले कि लुमियन जवाब दे पाता, रिया का हल्का भूरा चेहरा थोड़ा सिकुड़ गया। जब मैं सड़क पर दौड़ा और इन कमरों की तलाशी ली तो मुझे ये थोड़ा परिचित सा लगा। परिचित? लुमियन ने शांत भाव से पूछा। उसकी भौहें सीधी थी। क्या इस प्रयोग से अप्रत्याशित लाभ हो सकते हैं? रिया ने एक क्षण सोचा। मुझे लगता है कि मैंने पहले भी ऐसा ही सपना देखा है। मेरे सपने में भी उतना ही अंधेरा और सन्नाटा था। सड़कें खाली थी और मैं अकेला था। मैं इधर उधर दौड़ता रहा, खोजता रहा। क्या यह मात्र एक टुकड़ा था या एक पूरा सपना? लुमियन ने जोर देकर पूछा। रिया ने कुछ सेकंड सोचा। मुझे नहीं पता। मुझे ऐसे कुछ ही दृश्य याद है। क्या तुम अक्सर इसका सपना देखती हो या कभी कभार ही? लुमियन ने विवरण की पुष्टि करने के लिए उसका मार्गदर्शन किया। रिया ने निश्चयपूर्वक उत्तर दिया, कभी कभी, कभी कभी, भले ही तिजामों के निवासी किसी खास दिन यहां सोए न हों, फिर भी वे कभी कभी इस अजीबोगरीब सपने में आ जाते हैं, फिर भी जाग नहीं पाते। क्या ये एक सामान्य सपने जैसा है? शायद ये सच्चा विसर्जन नहीं है, बल्कि लाल चांद और अन्य पर्यावरणीय तत्वों से उत्पन्न एक अचेतन आध्यात्मिक विकास है।
जो उन्हें अस्पष्ट रूप से परस्पर क्रिया करने की अनुमति देता है। दुर्भाग्य से रिया को उन सपनों का चांद, मौसम और अन्य परिस्थितिजन्य विवरण स्पष्ट रूप से याद नहीं है। अगर मैं स्वप्न भविष्यवाणी का उपयोग कर पाता तो मैं उसकी स्मरण शक्ति में सहायता कर सकता था। पोर्ट पायलोस में मैंने जिन कुछ तेजामों से पूछताछ की, उन्होंने ऐसे सपनों का कोई जिक्र नहीं किया। पहली बात तो ये कि इतने साधारण सपने अक्सर दिमाग से निकल जाते हैं। दूसरी बात, वे सालों से तेजामों से दूर रहे हैं। लुमियन के विचार तेजी से दौड़ रहे थे। उसने कामू की ओर मुड़कर पूछा कि क्या पूछताछकर्ता के पास कोई प्रश्न है। कैमस ने कुछ क्षण विचार करने के बाद रिया से पूछा, तुम्हारी राय में तेजामों के निवासियों में क्या विशेष बात है? बहुत ही समझदार। चूंकि यह सपना पूरे शहर और आसपास के इलाके को प्रभावित करता है, इसलिए मुमकिन है कि ये लोग जागते हुए जीवन में कुछ असामान्यता दिखाएं। लुमियन ने मन ही मन सिर हिलाया। रिया ने एक क्षण सोचा, कुछ खास नहीं, बस बात यह है कि वे बहुत आज्ञाकारी है। ये सुनकर रिया ने आह भरी। वे दूसरों के प्रति बेहद विनम्र होते हैं, सौम्य व्यक्तित्व, स्थिर भावनाएं, बहुत आज्ञाकारी। क्रोधित होने पर भी वे जल्दी शांत हो जाते हैं। जब कोई समस्या आती है तो वे आपस में लड़ने या सार्वजनिक रूप से उपद्रव मचाने के बजाय अधिकारियों को उसे संभालने देते हैं। ये सभी परिस्थितियां लुमियन ने कामों से सुनी थी और संबंधित खुफिया जानकारी में देखी थी। ऊपरी तौर पर कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। ये वश में होने की स्थिति थी। रिया ने आगे कहा, उनकी एकमात्र समस्या उत्साह की कमी है। ऐसा नहीं है कि विनम्रता उनके अंदर छिपे ठंडेपन या नफरत को छुपा देती है। वे बस उत्साहहीन हैं, मानो खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने से हिचकिचा रहे हों। यह सुनकर लुमियन को उन टिजामोन्स की याद आई जिनके साथ उसने पिछले कुछ दिनों में बातचीत की थी। उत्तरी महाद्वीप के कुछ सज्जनों और महिलाओं को छोड़कर बाकी लोग शांत, सौम्य और बहस करने से बचते थे। वे हमेशा विनम्रता से बातचीत करते थे। इसके तुरंत बाद उन्होंने पोर्ट पायलोस में पूछे गए टिजामोन्स को याद किया। भय, चिंता, चापलूसी भरे भाव, ज्वलंत भावनाएं। तीजामो नगरवासियों से स्पष्टतः भिन्न। उनकी ज्यादातर भावनाएं सपने में खो गई है। लुमियन ने आखिरकार टिजामोन्स में एक असामान्यता का पता लगा लिया। उनका मुद्दा स्पष्ट रूप से केवल आदिम वन जनजाति द्वारा किए गए हमलों से उत्पन्न नहीं हुआ था। लुमियन का अनुमान सुनकर कामू फुफकारने से खुद को नहीं रोक सका। मुझे पता था, तीजामोन्स को अजीब लगता है, बहुत ज्यादा विनम्र। यहां तक कि मवेशी भी कभी कभी उत्तेजित हो जाते हैं, विरोध करते हैं। क्या इसका कारण ये हो सकता है? रिया का दिल धड़क उठा जब उसने गंभीरता से, भय से भरी आवाज में कहा, मैं यहां लगभग 1 साल से हूं और मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी सबसे तीव्र भावनाएं अभी भी शांत नहीं हुई हैं। वे अभी भी मेरे दिल में हैं, लेकिन ज्यादातर समय ऐसा लगता है जैसे मैं सो रहा हूं। रिया ने अपना विश्लेषण करना शुरू किया। लगता है तिजामों में हर कोई धीरे धीरे इस अजीबोगरीब सपने से प्रभावित होगा। जाने के बाद वे धीरे धीरे इसके प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। लुमियन ने कामू की ओर देखा। हम जैसे बाहरी लोगों के लिए जो यहां कुछ ही दिन रहे हैं, अभी कोई समस्या नहीं है। शायद अगर हम ज्यादा देर रुके तो हम भी अस्वाभाविक रूप से कोमल हो जाएंगे। कामू के जवाब का इंतजार किए बिना लुमियन ने पूछा, गश्ती दल और एडमिरल गार्ड से सुदृढ़ीकरण कब आएगा? ये बात सुनते ही कामू का चेहरा बिगड़ गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, ये स्वार्थी कमीने। बहुत मुमकिन है कि इन्हें ज्यादा समर्थन न मिले। एडमिरल गार्ड ने कहा कि उनके पास पहले से ही एक बियॉन्डर टीम और एक सेना है। केवल कैप्टन रेजा ने गश्ती दल के लिए समर्थन व्यक्त किया। धिक्कार है उन कुत्तों पर। लुमियन एक पल के लिए अचंभित रह गया, फिर जोर से हंस पड़ा। आदिवासी एडमिरल के अधीन नवगठित संगठन वास्तव में उत्तरी महाद्वीप के आधिकारिक संगठनों से अलग था। अगर ये इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च
या अर्थ मदर चर्च होता तो आधिकारिक बियॉन्डर्स पहले ही योजना बना चुके होते और समस्या को सुलझाने के लिए पर्याप्त बल भेज चुके होते। अगर कुछ भी गड़बड़ होती तो वे इंतजामों को मिटाने के लिए तैयार रहते। वर्तमान स्थिति यह है कि एडमिरल क्वेरारेल का मानना है कि मेरे साथ यहां चर्च ऑफ द फूल द्वारा समर्थित एक प्रसिद्ध साहसी व्यक्ति, मैं उसकी शक्ति का उपयोग करके इंतजामों की समस्याओं का समाधान कर सकता हूं। क्या मेरी सहायता के लिए और बियॉन्डर अधीनस्थों को भेजने की आवश्यकता है? यह सच है, बियॉन्डर्स कोई वस्तु नहीं है। अगर बहुत सारे शक्तिशाली लोग मारे गए तो न सिर्फ एडमिरल क्वेरारेल पर दबाव पड़ेगा, बल्कि वो मटानी पर प्रभावी ढंग से शासन भी नहीं कर पाएंगे। सिर्फ भर्ती से इतनी कमी जल्दी पूरी नहीं हो सकती और वे नए लोगों पर जल्दी भरोसा भी नहीं करेंगे। बचे हुए लोगों को पुनः प्राप्त बियॉन्डर विशेषताओं के साथ पोषित करना भी बड़ी समस्याएं खड़ी करता है। कम क्रम वाले बियॉन्डर प्रबंधनीय है, लेकिन मध्य क्रम में उन्नति में विफलता का उच्च जोखिम है। आखिरकार यहां ज्यादातर लोगों ने अभिनय पद्धति में महारत हासिल नहीं की है। लुमियन ने एडमिरल क्वेरारेल की मानसिकता को जल्दी ही समझ लिया। उन्होंने उत्तेजित कामों से कहा, मैं तुम्हें इस स्वप्नलोक की सैर कराता हूं और परिचय देता हूं। ठीक है। कैमस ने गहरी सांस ली। वो और रिया अंधेरे, शांत, खाली शहर में लुमियन के पीछे पीछे चले। काफी देर बाद लुमियन दोनों गश्ती दल के सदस्यों को आदिम जंगल में ले गया। उसने उन्हें बताया कि उसने आगे के अस्त व्यस्त क्षेत्र में त्वानाको की छवि देखी है, जो सपनों के टुकड़ों से बनी प्रतीत होती है। उसे शक था कि वहां कोई इच्छा प्रेरित चिन्ह मौजूद है। रात में विशालकाय पेड़ों के बीच घूमते हुए कामू को अधिकाधिक उत्पीड़न महसूस हुआ। इससे पहले कि वो त्वानाको की छवि के बारे में पूछताछ कर पाता, उसने अचानक धनुष की डोरी को खींचने की आवाज सुनी। पापा, दूर से एक तीर बिजली से लिपटा हुआ उड़ता हुआ आया। कैमस ने समय रहते उसे चकमा दे दिया, लेकिन वो तीर उसके पीछे एक रबर के पेड़ में जा लगा, जहां बिजली की कड़क और जली हुई छाल थी। लुमियन, कैमस और रिया ने दूर तक देखा तो उन्हें एक विशाल पेड़ की टहनी पर एक औरत खड़ी दिखाई दी। उस महिला ने गहरे रंग का चमड़े का कवच पहना हुआ था और शिकार का धनुष बाण लिए हुए थी। उसके भूरे बाल दो लटों में बंधे हुए थे और कंधों पर लटक रहे थे। उसकी हल्की भूरी त्वचा और जंगली, सुंदर चेहरा उसकी आंखों के पीछे की ठंडक और घृणा को छिपा नहीं सका। रिया, ये रिया थी। चैप्टर 668। रिया ने पेड़ की डाल पर बैठी उस आकृति को देखा। उसके सामने एक स्वप्न जैसा अवास्तविक दृश्य चल रहा था। सुधार, ये एक स्वप्न था। दूसरी ओर रिया के ठंडे चेहरे पर गहरी घृणा छिपी हुई थी, क्योंकि उसने एक बार फिर धनुष की डोरी खींची, जिससे तीर चांदी की बिजली की तरह कड़कने लगा। जब लुमियन ने इस भयावह यथार्थवादी सपने में रिया के नियंत्रण की जांच करने और स्थिति के बारे में, उसके स्पष्ट ज्ञान के बारे में उससे पूछताछ करने के लिए पेड़ पर रिया के पीछे टेलीपोर्ट होने पर विचार किया, तो उसके आसपास का वातावरण कांप उठा और असंबद्ध दृश्यों में विभाजित हो गया। दृश्य एक दूसरे पर चढ़ गए और तुरंत बिखर गए। एक साथ लुमियन, रिया और कामू ने अपनी आंखें खोली। खिड़की से लाल चांदनी छलक रही थी और पास के जंगल से जंगली जानवरों की आदिम दहाड़े भी सुनाई दे रही थी। उन्होंने स्वयं को अभी भी हिसोका के घर की दूसरी मंजिल पर पाया। कामू झटके से सीधा खड़ा हो गया और मच्छर भगाने वाली मोमबत्ती को देखा, जो जलकर राख हो गई थी और बस एक ठूंठ ही बची थी। जले हुए मच्छरों के शव पूरे इलाके में बिखरे पड़े थे। क्या हम जाग गए हैं? क्या हम वास्तविकता में लौट आए हैं? कामू ने प्रश्न किया। उनके चेहरे पर अनिश्चितता छा गई। एक लकड़ी के खंभे के सहारे झुककर लुमियन ने हंसते हुए कहा, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन मैं ये दावा नहीं करूंगा कि हम 100% सपने से बाहर आ गए हैं। हमें आगामी समय में विभिन्न विवरणों के माध्यम से सत्यापन करना होगा। सबसे सरल विधि में लुडविग के ठिकाने और स्थिति की जांच करना शामिल था।
यद्यपि टर्मीबोरो से पूछने पर सटीक उत्तर मिल सकता था, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वो व्यक्ति सच्चाई से उत्तर देगा या जवाब देगा। कामू ने सिर हिलाया और उसकी नजर रिया पर पड़ी, जो जागने के बाद से चुप थी। थोड़ी देर रुकने के बाद वो बोला, लगता है हमने सपने की सीमा पर तुम्हारा एक और रूप देखा है, एक और रिया जो पूरी तरह से अलग भावनाओं और अवस्थाओं का प्रतीक है। रिया एक क्षण के लिए चुप रही और फिर बोली, मैंने भी ये देखा था। वो उन तीव्र भावनाओं के समान प्रतीत होती है जिनका मैंने पहले उल्लेख किया था, जो मेरे हृदय में सो रही है। लुमियन ने अपनी सुनहरी पुआल की टोपी ठीक की और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने सोचते हुए कहा, क्या वह सपना तेजामों की तीव्र भावनाओं को सोख सकता है और उसके अनुरूप स्वप्न व्यक्ति को जन्म दे सकता है? एक और भी ज्यादा चरम और भावनात्मक इकाई, तो कोई व्यक्ति जितना अधिक समय तक तेजामों में रहेगा, वो उतना ही अधिक शांत हो जाएगा। कैमस ने लुई बेरी की परिकल्पना से सहमति व्यक्त की और रिया ने सहमति में सिर हिलाया। आईने वाले लोग, सपनों वाले लोग, इस दुनिया की परछाइयों में कितनी अजीबोगरीब चीजें मंडरा रही हैं। लुमियन ने अपनी कनपटियां सहलाई और सतह की ओर जाने वाली सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। आज रात का प्रयास यही समाप्त होता है, उन्होंने सहजता से कहा। कैमस और रिया ने करीब से उनका पीछा किया तथा पशुओं की वापसी और घर में हो रहे शोरगुल के माध्यम से अपने सपने से बच निकलने की पुष्टि की। उन्होंने तब तक प्रतीक्षा की जब तक लुमियन ब्रियू मोटेल में प्रवेश नहीं कर गया, और फिर रुककर तिरछे विपरीत छाया में छिप गए। लुमियन ने स्वीट का दरवाजा खोला और देखा कि लुडविग खाने की मेज पर बड़े चाव से भुना हुआ केला खा रहा है। दूसरे हाथ में उसने बच्चों का कांटा पकड़ा हुआ था और ताड़ के पेड़ के दिल से बना एक खास सलाद खाने में डूबा हुआ था। यह देखकर लुमियन को यकीन हो गया कि यह कोई सपना नहीं था। उन्होंने लुगानो पर एक नजर डाली जो ऊँग रहा था और लापरवाही से लुडविग से पूछा, क्या तुम सोते समय सपने देखते हो? व्यस्त होने के बावजूद लुडविग ने उत्तर दिया, हां। लुमियन ने सोच विचार कर सिर हिलाया। क्या तुमने पिछले कुछ दिनों में कोई सपना देखा है? ग्रिल्ड नदी मछली के टुकड़ों के बीच एक क्षण रुककर लुडविग ने जवाब दिया, हां। तुमने क्या सपने देखे थे? लुमियन ने अपनी सुनहरी भूसी की टोपी उतारी और उसे अपने ट्रैवलर बैग में वापस रख लिया। लुडविग ने दबी हुई आवाज में जवाब दिया, खाओ खाओ खाओ। वास्तव में मुझे इससे ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लुमियन ने आत्महीनता से हंसते हुए अपना ध्यान लुगानो की ओर मोड़ दिया। तुम्हारे क्या सपने थे? क्या यहां के सपनों में कुछ गड़बड़ है? लुगानो ने सोचा, पर सच सच जवाब देने का फैसला किया। सभी प्रकार के सपने। वो कुछ देर रुका और बोला, शायद बहुत समय हो गया है अकेले बाहर गए हुए। हां, मुझे अपनी दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालने का मौका ही नहीं मिला। कभी कभी मुझे औरतों और ऐसी ही चीजों के सपने आते और फिर एहसास होता कि कुछ गड़बड़ है। या तो निशाना किसी राक्षस में बदल जाता, या फिर शुरू में आकर्षक लगने वाली औरत पेड़ों के मस्सों, गेहूं और मशरूम से ढक जाती। फिर मैं सदमे में जाग उठता। एक इंटेसियन होने के नाते उन्हें ऐसे विषयों पर चर्चा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। एंथोनी द्वारा सिखाए गए मनोविज्ञान के अनुसार आपकी दबी हुई इच्छाएं और तेजामों में खतरों का डर अनसुलझे कारकों का मिश्रण है। लुमियन ने मन ही मन टिप्पणी की और मुस्कुराया। आप अकेले जायंट बोआ बार घूम सकते हैं, किसी स्थानीय महिला को ढूंढ सकते हैं, या बाहर बागान में महिलाओं और नौकरानियों से मिल सकते हैं। जब तक आप लुडविग के लिए भोजन का इंतजाम करते रहेंगे, वो अपना काम खुद ही कर लेगा। शुरू में तो लुगानो का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन जल्द ही बाहर के संभावित खतरे उसके दिमाग में आ गए। लुमियन मुस्कुराते हुए अंतिम वाक्य छोड़ते हुए मास्टर बेडरूम की ओर चले गए। बेशक मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वे महिलाएं आपके छोटे से साहसिक कार्य के बाद राक्षस में नहीं बदल जाएंगी या असामान्यताओं से नहीं गुजरेंगी। लुगानो इस कल्पित परिदृश्य को देखकर सिहर उठे। उसने लुडविग की ओर देखा
उसे लड़के के पास रहने में आराम मिल रहा था। जब तक सारा संग्रहित भोजन खत्म नहीं हो गया, वो खुद को सुरक्षित मानता था। ब्रियू मोटेल के सामने की परछाई में रिया कुछ देर तक चुपचाप देखती रही, फिर अचानक बोल पड़ी। चूंकि एडमिरल गार्ड से कोई नया सुदृढ़ीकरण नहीं आएगा और गश्ती दल से केवल डिप्टी कैप्टन रेजा ही आएंगे, तो आपने तिजामों को सीधे क्यों नहीं छोड़ दिया? आप यहां क्यों रुके और ड्रीम फेस्टिवल समस्या को सुलझाने का प्रयास क्यों किया? जब तक वो मतानी से बच निकलता, एडमिरल गार्ड और गश्ती दल के पास उसे पकड़ने और सजा देने के संसाधन नहीं होते। ज्यादा से ज्यादा वे एक वांटेड पोस्टर जारी कर सकते थे, लेकिन वे कोई बड़ा इनाम नहीं दे पाते। कामू ने अपने बिखरे भूरे बालों को खुजलाया और व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा पिछला पद एक सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारी के रूप में था। ये गश्ती दल के सामान्य कार्य से सहज रूप से जुड़ा हुआ था, जिससे मुझे मतानी में व्यवस्था बनाए रखने और यहां के लोगों के जीवन की रक्षा करने की इच्छा हुई। ये औषधि न केवल शक्ति प्रदान करती है, बल्कि आप पर कई प्रकार से प्रभाव भी डालती है। उसने सांस छोड़ते हुए कहा, इसके अलावा कैप्टन रेजा भी आने वाले हैं। मुझे उनकी मदद करनी है। मुझे उनका कर्ज चुकाना है। कामू ने कोई और कारण नहीं बताया। साहसी लुई बेरी और उसके पीछे चर्च ऑफ द फूल पर उनका भरोसा। उनका मानना था कि लुई बेरी की मौजूदगी में स्थिति खतरनाक जरूर होगी, लेकिन खतरनाक नहीं। रिया ने आगे कोई दबाव नहीं डाला और वो तिरछी नजरों से ब्रियू मोटेल की ओर देखती रही। कामू ने उसकी ओर देखा। तुम्हारा क्या हाल है? तुम तिजामों को लोबान और बाकियों के साथ क्यों नहीं छोड़ देते? तुम तीनों एक टीम बना सकते हो। कुछ स्थानीय एडमिरल तुम्हें अपने साथ रखने को तैयार होंगे। रिया की नजरें लुई बेरी के कमरे पर टिकी रहीं और वो चुप रही। एक लंबी चुप्पी के बाद, जब कैमस ने सोचा कि वो जवाब नहीं देगी, रिया अचानक बोल पड़ी। जब मैं सबसे ज्यादा पीड़ा और निराशा में था, तब चर्च ने ही मेरी मदद की। उसके बाद गश्ती दल ने ही मुझे एक नई शुरुआत और नया जीवन दिया। सपने में घृणा से भरे रिया के ठंडे चेहरे को याद करते हुए कामू ने ईमानदारी से आह भरी और कहा, यह आपके लिए आसान नहीं रहा है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, रिया ने उपहास किया। तुम सबसे विरोधाभासी व्यक्ति हो जिनसे मैं अब तक मिला हूं। अतीत में मैंने तुम्हें अक्सर इस बारे में बात करते सुना है कि फेनापोटर साम्राज्य को किन राज्यों और द्वीपों पर आक्रमण करना चाहिए, किन खदानों और घाटियों पर कब्जा करना चाहिए और दक्षिणी महाद्वीप में और अधिक उपनिवेश कैसे स्थापित करने चाहिए। लेकिन अब तुम मुझ पर दया दिखा रहे हो। मैं आपकी ईमानदारी को समझ सकता हूं। आप सचमुच मेरे लिए दर्द महसूस करते हैं, लेकिन इसीलिए मैं कुछ कहना चाहता हूं। कामू के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। वास्तव में ये एक विरोधाभास था। उसे ये भी एहसास हुआ कि सपने में खुद से मिलने के बाद रिया की भावनाएं और भी ज्यादा उथल पुथल हो गई थी। वो खुलकर बात करने को ज्यादा तैयार लग रही थी। क्या ये अतिशय भावनाओं का सामना करने का नतीजा हो सकता है, या शायद जिन लोगों ने तिजामों में 1 साल से ज्यादा नहीं बिताया था, अगर वे आज्ञाकारिता के सत्य को समझ पाते तो शायद वे सपने के प्रभाव का कुछ हद तक विरोध कर पाते। कामू को तुरंत शहर के बाहर के बागानों और सर पेटेट, मिस अमांडीना, महाशय रॉबर्ट और अन्य लोगों के बारे में याद आया। इन सज्जनों और महिलाओं को आसानी से वश में नहीं किया जा सकता था। विशेष स्वप्न में स्पष्टतः दोनों ही बातें सम्मिलित थी। शहर के बागान और गैरिसन बैरकों। कामू को इसका कारण पता चला। ये सज्जन और महिलाएं हर साल अपना कम से कम आधा समय पोर्ट पाइलोस में बिताते थे। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि वो उनसे क्यों परिचित था। अगले दिन दोपहर को लुमियन द्वारा पत्र भेजने के कुछ ही देर बाद उसे मैडम जादूगर से तुरंत उत्तर मिला। क्या इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च ने ये कीमत रखी थी, या ये आपका प्रस्ताव था? क्या ग्रेड एक सीलबंद कलाकृति को ऐसी तुच्छ चीजों के बदले में बदला जा सकता है? यदि मुझे ये पता न होता कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, तो मुझे संदेह होता
कि आपने इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च से प्राप्त प्रस्ताव का आधे से अधिक हिस्सा छुपाया है। इस ग्रेड एक सीलबंद कलाकृति से संबंधित जानकारी के अलावा सुनिश्चित करें कि इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च पिछले 3 महीनों में उच्चतम विनिमय दर पर अतिरिक्त 50,000 पाउंड मूल्य का सोना प्रदान करता है। चिंता मत करो, सोना वो आखिरी चीज है जिसकी उन्हें जरूरत है। 50,000 पाउंड का सोना यानी लगभग 1.2 मिलियन वर्ल्ड डियोर सोने की कीमत। मैडम जादूगर को इतनी बड़ी मात्रा में सोने की क्या जरूरत थी? रहस्यवाद में सोने के महत्व बख्तरबंद छाया की अपने सुनहरे शरीर के पुनर्निर्माण की जरूरत और मृत्यु संबंधी क्षेत्रों में सोने के व्यापक उपयोग को याद करते हुए उसे तुरंत एक बोध हुआ। एक सूक्ष्म विवरण ने उनका ध्यान आकर्षित किया। मैडम जादूगर ने सोने के मूल्य को व्यक्त करने के लिए लोएन साम्राज्य के स्वर्ण पाउंड का उपयोग किया। क्या इसका मतलब लोएन साम्राज्य में उसकी हालिया गतिविधियों से है? लुमियन ने सोच विचार कर सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि क्या जेना के दूत रैबिट चेजल को बुलाकर मैडम जादूगर का अनुरोध बताना चाहिए या फिर फ्रैंका, जेना और एंथनी के साथ स्वप्न महोत्सव पर चर्चा के लिए स्वयं ट्रायर लौटना चाहिए। चैप्टर 669 मोरन एविग्नी से निपटने के बारे में चर्चा करने के लिए आज रात 007 के साथ फ्रैंका की बैठक को याद करते हुए लुमियन ने जेना के दूत रैबिट चेसल को बुलाने का फैसला किया, क्योंकि उसे श्रम विभाजन और विशिष्ट विवरणों पर चर्चा करने के लिए कल ट्रायर लौटना था। मैडम जादूगर के अनुरोध को लिखने और उसे मोड़ने के बाद लुमियन ने एक अनुष्ठान की स्थापना की, जिससे ज्ञान के विशेष खरगोश को मोमबत्ती की लौ से बाहर आने की अनुमति मिली। लुमियन की नजर सबसे पहले खरगोश के कानों के बीच आराम से रखी एक छोटी सी आधी टोपी पर पड़ी। फिर उसने सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा और एक काला ट्रेंच कोट देखा जो खरगोश के आकार से मेल खाता था। आखिरकार खरगोश की हथेली में एक लोहे के काले रंग की रिवॉल्वर पड़ी थी। रिवॉल्वर धातु जैसी चमक से चमक रही थी। उसकी नली असामान्य रूप से मोटी थी और उसका सिलेंडर अस्वाभाविक रूप से बड़ा और बनावट वाला था। यह टॉप हैट, ट्रेंच कोट और सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे के भ्रामक रूप के बिल्कुल विपरीत था। रैबिट चेजल को देखकर लुमियन ने अपनी भौहें उठाईं। क्या यह असली बंदूक है? सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे के पीछे छिपी रैबिट चेसल की आंखें तेज हो गई। हां, क्या जेना ने इसे आपके लिए अनुकूलित किया है? लुमियन ने पूछा। रैबिट चेसल ने संक्षेप में उत्तर दिया, यह भुगतान है, एकदम ठंडा व्यवहार। मिस सेलिया बेलो, क्या आपने अपने किए के परिणामों पर विचार किया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे भी परिणामों का पता नहीं है जब तक कि मैं मैडम जादूगर से सलाह न ले लूं। लुमियन ने मुड़ा हुआ पत्र रैबिट चेजल को सौंपने से पहले मन ही मन आलोचना की। मानव जैसे खरगोश के आकार वाले प्राणी को मोमबत्ती की लौ की ओर मुड़ने और चलने की तैयारी करते देख कॉडू के शरारती राजा लुमियन ने दिलचस्पी से पूछा, क्या तुम गोली चला सकते हो? खरगोश चेसल एक क्षण के लिए चुप हो गया, मानो शर्मिंदा हो। अभी तक नहीं। ओह, अब तुम गहरमन स्पैरो जितने ठंडे नहीं रहे। लुमियन ने हंसते हुए कहा, जेना और मैं दोस्त हैं। मैं इस बार डाक शुल्क का भुगतान करने में उसकी मदद करूंगा। क्या आप निशानेबाजी सीखना चाहते हैं? इसमें ज्ञान और मार्गदर्शन दोनों की आवश्यकता होती है। खरगोश चेसल, जो एक साधारण खरगोश से अधिक लंबा था, ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, जरूर। लुमियन की मुस्कान चौड़ी हो गई। आदिम जंगल के किनारे एक एकांत स्थान खोजने और काफी समय तक खरगोश चेजल को गंभीरतापूर्वक निशाना लगाना सिखाने के बाद लुमियन अपने हाथों को जेबों में डाले दोपहर की चाय के लिए एकमात्र कैफे में जाने की योजना बनाते हुए तिजामो की ओर वापस चला गया। कैफे का नाम इसके मालिक बुनिया नामक व्यक्ति के नाम पर बुनिया रखा गया। वो 30 वर्ष से कम आयु के थे। पोर्ट पाइलोस के एक कैफे में वेटर और प्रशिक्षु के रूप में काम करने के बाद बुनिया ने तिजामो टाउन में एक उचित कैफे की कमी को याद करते हुए अपने घर के भूतल को एक अर्ध खुले कैफे में बदल दिया। लुमियन सड़क पर रखी मेजों
और कुर्सियों के बीच से होता हुआ रसोई के काउंटर पर पहुंचा और मालिक तथा वेटर बुनिया को मुस्कुराते हुए देखा। क्या आपके पास फर्मो कॉफी है? बुनिया की भूरी त्वचा, जो बहुत ज्यादा काली नहीं थी, तथा उसके चेहरे के भाव मिश्रित रक्त के समान थे, जो उसकी तीजामोन विरासत को दर्शाते थे। 20 वर्ष की आयु के उस व्यक्ति ने धारा प्रवाह इंटिसियन भाषा में ईमानदार मुस्कान के साथ जवाब दिया, महाशय, यहां कोई फर्मो कॉफी नहीं है। लुमियन ने मजाकिया अंदाज में पूछताछ करने के इरादे से मातानी से 1 कप कोर्सा कॉफी मंगवाई। मेज पर बैठकर कड़वे मीठे पेय का आनंद लेते हुए उसने देखा कि बनियान पहने कैमस और चमड़े का कवच पहने रिया कैफे में दाखिल हो रहे हैं। दोनों ने एक इंटिस कॉफी और टिजामो की खुशबू से भरपूर कॉर्न नट केक ऑर्डर किया। रिया को देखते ही अविवाहित बुनिया और भी अधिक शर्मीली और व्यस्त हो गई तथा उससे नजरें मिलाने से बचने लगी। जब कामू और रिया अपनी कॉफी और मकई के नटकेक के साथ एक स्थान की तलाश में थे, तो लुमियन ने अभिवादन में अपना हाथ उठाया। जैसे ही कामू और रिया अनिच्छा से उसके सामने अपनी सीटों पर बैठे, लुमियन ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं? ऊर्जावान साहसी की ओर देखते हुए कामू ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे सांस छोड़ी। हमने अभी अभी काम खत्म किया है, अब हम आराम कर सकते हैं। कल उन्होंने देर रात तक ब्रियू मोटेल पर नजर रखी थी। अब मैं बस एक अच्छी नींद चाहती हूं। कल रात साथ मिलकर सपने देखने के बाद लुमियन का सामना करते समय रिया पहले की तरह चुप नहीं थी। तो फिर आप अभी भी कॉफी क्यों पी रहे हैं? लुमियन ने प्रसन्नता से उत्तर दिया। यह स्पष्ट था कि रिया और कामू में स्लीपलेस की ऊर्जा का अभाव था। मैं सोने से पहले रात के खाने तक धीरज रखना चाहता हूं, कैमस ने आह भरते हुए कहा। रिया ने अपना सिर हिलाया। कॉफी मेरे लिए बेकार है। थोड़ी देर की बातचीत के बाद रिया ने अपना कॉर्न नटकेक और कॉफी खत्म की, फिर आराम करने के लिए पास के पुलिस मुख्यालय में चली गई। कैमस आराम कुर्सी पर लेटे रहे और बीच बीच में कॉफी की चुस्की लेते रहे। क्या रियाजा आ गया है? लुमियन ने मुस्कुराते हुए पूछा। कामू एक क्षण के लिए चुप हो गए। वो यहां है, आज रात। उन दोनों में से एक, मास्लो और लोबान, तुम्हारे साथ आएगा। जहां तक कोलोबो की बात है, तो उसे ड्यूटी पर रहने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर उसकी देखने की भी हिम्मत नहीं थी, तो वो निगरानी कैसे कर पाता? जब वे बातचीत कर रहे थे, लुमियन ने देखा कि पाम मैनोर की मिस अमांडिना बुनिया कैफे के बाहर एक छोटे से यूनिकॉर्न को ले जा रही थी और बहुत उत्साहित दिख रही थी। नीली आंखों वाली लड़की आज सफेद रंग की शिकार पोशाक पहने हुए थी। उसके काले बाल आधी ऊंचाई के जोड़े में बंधे हुए थे। भूरे रंग की त्वचा वाले नौकर को चाबुक और लगाम सौंपने के बाद वो अपनी महिला नौकरानी के साथ रसोई काउंटर पर चली गई, जो एक इंटिसियन उपस्थिति थी। रास्ते में उन्होंने कैफे में ग्राहकों का प्रसन्नतापूर्वक स्वागत किया तथा सस्ती कॉफी पीते हुए स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की। कामू की नजर लड़की पर टिकी देखकर लुमियन ने चिढ़ाते हुए पूछा, क्या तुम उसके मंगेतर के साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहते हो? नहीं, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं, कामू ने गंभीर भाव से कहा। मैं मानता हूं कि वह मुझे वाकई बहुत आकर्षक लगती है, लेकिन उसकी सगाई मॉन्सियर रॉबर्ट से हो चुकी है। ये इस बात का संकेत है कि वो अपना परिवार शुरू करने वाली है। मैं खुद को किसी और के परिवार को बर्बाद करने की इजाजत नहीं दे सकता। तुम फेनापोटेरियन। लुमियन ने उसका मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि भावुक होकर आह भरी। ऐसे मूल्य फेनापोटर को पसंद आए। बेशक हर फेनापोटेरियन के पास ऐसे मूल्य नहीं थे। लुमियन की प्रतिक्रियाहीनता को देखकर कामू ने गंभीरता से कहा, उसके बारे में कोई विचार मत रखो। लुमियान ने कास्तिया उपनाम वाले युवक को मनोरंजन के साथ देखा और आगे स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा की। कामू ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ी। मुझे पता है कि तुम इंटिसियन सिर्फ इसलिए पीछे नहीं हटोगे क्योंकि सामने वाले का मंगेतर या पति है। तुम्हें शायद ये और भी रोमांचक लगे, लेकिन तुम हमेशा क्षणिक सुख की तलाश में रहते हो। बहुत कम लोग
जिम्मेदारी लेने को तैयार होते हैं। तुम हमेशा खुद को संतुष्ट रखते हो। जब तुम खुश होते हो तो तुम मुंह मोड़कर चले जाते हो और एक औरत को उस सब का सामना करने के लिए छोड़ देते हो जो बर्बाद हो चुका है। हर इंटेंशन ऐसा नहीं है। लुमियन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। लेकिन अधिकांश ट्रिएरियन ऐसे ही होते हैं। हालांकि ऐसे मामलों में कोई भी पक्ष निर्दोष नहीं है। उन्होंने मन ही मन कहा। ऊर्जावान और चंचल अमांडिना ने महिला नौकरानी को कामू और लुमियन की मेज के पास ले गई। सबसे पहले उसने कामू का अभिवादन किया, फिर लुमियन को देखा और स्पष्ट रूप से कहा, मैं अमांडिना हूं। आप क्या कहती है, लुई बेरी? लुमियन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। अमांडिना ने सिर हिलाया और अचानक हंस पड़ी। आप शायद अभी अभी ट्रायर से आए हैं। आप यहां के लोगों से अलग हैं। नहीं, मैं दक्षिण के एक गांव से हूं। लुमियन ने डारिएज लहजे में इंटिसियन भाषा में बात की। अमांडिना निराश नहीं हुई। उसने खुशी खुशी इंटिस गणराज्य के दक्षिणी प्रांतों की लोक कथाओं के बारे में पूछताछ की और फिर महिला नौकरानी को कोने में रखी एक मेज पर ले गई। कामू उन दोनों को बातें करते देख रहा था। उसने अपना मुंह खोला लेकिन फिर बंद कर लिया। ट्रायर, क्वार्टियर डेला कैथेड्रल स्मारक। जेना सोफे पर सिमटी हुई अपने नए नए खरीदे उपन्यासों में खोई हुई थी जिनमें चुड़ैलों के तत्व थे। अचानक रैबिट चेजल उसके सामने प्रकट हुआ और उसे एक पत्र दिया। विचित्र किंतु मनमोहक खरगोश के आकार के प्राणी को देखकर जेना ने पत्र खोला और उसकी विषय वस्तु को ध्यान से देखा तथा गंभीरता से पूछा, क्या आप अपना भुगतान स्वयं चुनना चाहेंगे या मैं आपके लिए कोई पुस्तक चुन लूं? लुमियन ली ने आपकी ओर से भुगतान पहले ही तय कर दिया है। रैबिट चेजल ने गहरी लेकिन गंभीर आवाज में कहा। चुड़ैल जेना को अचानक एक अशुभ संकेत का एहसास हुआ। उसने क्या भुगतान किया है? उन्होंने मुझे निशानेबाजी से संबंधित ज्ञान दिया और मेरे अभ्यास के प्रारंभिक चरण में मेरा मार्गदर्शन किया। रैबिट चेसल ने अपने हाथ में विशेष रिवॉल्वर उठाया, उसे जेना के पीछे वाले दरवाजे पर निशाना बनाया और फिर तेजी से नीचे कर दिया। क्या महाशय लुमियन ली, क्या आपने अपने किए के परिणामों पर विचार किया है? जेना ने चिढ़ और मनोरंजन का मिश्रण महसूस करते हुए डांटा। हालांकि काम हो चुका था और वो उसे पलटने में असमर्थ थी। जैसे ही ये विचार उसके दिमाग में आए, जेना के होठों पर एक मीठी मुस्कान आ गई। अगला भुगतान एक असली अंडरआर्म होल्स्टर के लिए होगा और उसके बाद विशेष प्रभावों वाली कस्टम निर्मित गोलियां। कैसा लग रहा है? अपने कांच के चश्मे के पीछे रैबिट चेसल की आंखें चमक रही थी। ठीक है, तिजामो कस्बे में रात हो चुकी थी और पूरा क्षेत्र अंधकार में डूबा हुआ था। लुमियन हिसोका के घर में खड़ा था, कठोर उपाध्यक्ष की ओर देख रहा था। पोर्ट पाइलोस गश्ती दल के कप्तान रेजा और स्थानीय गश्ती दल के नेता मास्लो, जिनके चेहरे पर सफेद रंग लगा हुआ था, ने कहा मानो लुगानों को निर्देश दे रहे हों, किसी भी दुर्घटना से सावधान रहना। इस बार उन्होंने दुतानी भाषा में बात की। ठीक है, यह पहली बार नहीं था जब मास्लो महान साहसी लुई बेरी के साथ गया था और वो पहले से ही उसकी शैली से परिचित था। एक आकर्षक औपचारिक सूट पहने हुए रेजा चुप रहे, जिससे यह संकेत मिला कि कोई मुद्दा नहीं था। लुमियन ने अपने ट्रैवलर बैग से भूरे रंग का मिस्ट्री प्राइंग ग्लास निकाला। आज रात उसका पहला काम इस जादुई वस्तु का उपयोग करके हिसोका के घर का विभिन्न कोणों से निरीक्षण करना था, ताकि उसकी असामान्यता के स्रोत का पता लगाया जा सके। उसकी स्थिति और तैयारियों की पुष्टि करने के बाद लुमियन ने भूरे रंग के सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे को उसकी नाक पर रख दिया। लुमियन पर चक्कर आने की एक परिचित लहर दौड़ गई, मानो उसके आसपास का माहौल अस्त व्यस्त हो गया हो और फिर से व्यवस्थित हो गया हो। उन्होंने आसमान में जहरीले कीड़ों को रेंगते हुए देखा। दो दीवारें जो गोलाकार में नाचती हुई प्रतीत हो रही थी तथा जमीन में गहरे भूमिगत जल का गड्ढा जो सारा प्रकाश सोखता हुआ प्रतीत हो रहा था। चैप्टर 670।
चक्कर आने वाली उस अनुभूति के बीच जो उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग करने की धमकी दे रही थी। लुमियन ने पेड़ों को देखा जो अंधेरे में सो रहे थे और एक काला पत्थर। अंततः उन्होंने अपनी नाक से भूरे रंग का चश्मा हटा दिया और असुविधा से राहत पाने के लिए अपनी पीठ को थोड़ा सा झुका लिया। यहां तक कि एक तपस्वी भी लंबे समय तक रहस्यमयी चश्मे का उपयोग नहीं कर पाएगा। बेशक इससे कुछ हद तक उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो गई। इस जांच के माध्यम से लुमियन ने 2 बातों की पुष्टि की। सबसे पहले, हिसोका के घर के नीचे का क्षेत्र वाकई असामान्य था, लेकिन यह किसी वास्तविक अस्तित्व से ज्यादा एक भ्रामक प्रतीक जैसा लग रहा था। इससे पता चलता था कि यह जगह कभी भ्रष्ट या प्रभावित रही होगी और सबसे गंभीर घटनाएं जमीन के नीचे घटित हुई थी। दूसरा, यह प्रभाव आदिम जंगल के भीतर गहरे काले पत्थर से जुड़ा था। कैसा रहा? मास्लो ने अपना चेहरा सफेद रंग से रंगते हुए पूछा। लुमियन ने मिस्ट्री प्राइंग ग्लासेस को वापस अपने ट्रैवलर बैग में रख लिया और मुस्कुराया। यहां मैंने जो असामान्यता देखी वो आदिम जंगल की गहराई में एक काले पत्थर से उत्पन्न हुई है। क्या आपने कभी उस काले पत्थर को देखा या उसके बारे में सुना है? गोरे गोरे रेजा और मास्लो, जिनके काले बाल उनके कंधों पर गिर रहे थे, ने एक साथ अपना सिर हिलाया, जो नकारात्मक उत्तर का संकेत था। लुमियन को रात के लिए तय किए गए दूसरे काम को करने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने रेजा की तरफ देखा, जिसने एक पतला सा औपचारिक सूट पहना हुआ था और जो इंटिसन और वेस्ट बालम की विरासत का मिलाजुला रूप लग रहा था। उसने सहजता से कहा, मुझे लगा था कि तुम्हारे आने से तेजामों के कुछ लोग धीरे धीरे वहां से चले जाएंगे और कुछ समय के लिए पोर्ट पाइलोस में रुकेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ड्रीम फेस्टिवल 3 दिनों के भीतर शुरू हो जाना चाहिए। रेजा ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। मेरे अनुभव के आधार पर उन लोगों को छोड़कर जो पिछले 2 सप्ताह में ही तेजामो पहुंचे हैं, किसी भी असामान्यता को फैलने से रोकने के लिए इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र न जाना ही बेहतर है। इस पर तभी विचार किया जाना चाहिए जब स्वप्न महोत्सव समाप्त हो जाए और आदिम जनजाति दूसरा हमला शुरू कर दे। बहुत मानकीकृत प्रक्रिया। मुझे लगा कि आप इंटिस, फेनापोटर और उत्तरी महाद्वीप के अन्य देशों की राय पर विचार करेंगे, जिससे संबंधित राष्ट्रीयताओं वाले लोगों को पहले से ही खाली करने और उनकी सुरक्षा करने की अनुमति मिल सके। उदाहरण के लिए, शहर के बाहर बागानों के मालिक और उनके परिवार। हां, ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि ड्रीम फेस्टिवल ने कभी सीधा नुकसान नहीं पहुंचाया। इसने केवल कुछ शहरवासियों को उन्माद से ग्रस्त किया और जंगल की आदिम जनजाति के हमले को आकर्षित किया। पहली स्थिति का समाधान एक साधारण प्रार्थना सभा द्वारा किया जा सकता था। दूसरी समस्या से बचा जा सकता था और उसे टाला जा सकता था। लुमियन ने एडमिरल क्वेरारिल और गश्ती दल के नेताओं की मानसिकता को मोटे तौर पर समझा। चूंकि कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, इसलिए वे ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे कि ड्रीम फेस्टिवल का अस्तित्व ही नहीं है। केवल स्थानीय आधिकारिक बियॉन्डर्स को सतर्क रहने और किसी भी दुर्घटना से बचने की सलाह देंगे, जबकि उम्मीद करेंगे कि चर्च ऑफ द फूल छिपे हुए खतरों को हल कर सकेगा। यदि वे और अधिक कार्रवाई करेंगे तो इससे स्थिति और बिगड़ सकती है। इस विषय पर चर्चा करने के बाद लुमियन रहस्यमयी चश्मे से उत्पन्न असुविधा से उबरा। उसने सत्य की अनोखी आंख निकाली और उसे अपने चेहरे के सामने रख दिया। अपेक्षाकृत सुंदर दक्षिणी महाद्वीप के मूल निवासी की पलकें, पीली सफेद त्वचा, गहरे रक्तवाहिका जैसे कानों के ढक्कन और चश्मे के आकार के कनपटियों के साथ साथ पारदर्शी बैंगनी नलियों से गुंथे रक्त के रंग के लेंस को देखकर फड़क उठीं। लुई बेरी के पास कितने गिलास है? इसके अलावा प्रत्येक वस्तु एक रहस्यमय वस्तु है। सत्य की एकल लेंस वाली आंख धारण करने के बाद लुमियन ने अपने आसपास के वातावरण का सर्वेक्षण किया तथा वास्तविकता के पीछे छिपे सत्य को उजागर करने का प्रयास किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके कानों में एक आवाज धीरे धीरे गूंजने लगी, जो तेज और अधिक अस्त व्यस्त होती गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था
कि प्रत्येक स्वर और शब्द लुमियन के मस्तिष्क में उतर रहे हैं। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका सिर गुब्बारे की तरह तेजी से फैल रहा हो। यदि गुब्बारा लगातार फैलता रहा तो इसका केवल एक ही परिणाम होगा, जोरदार धमाके के साथ फटना। लुमियन ने अपना कान पकड़ा, किसी भी पल सत्य की आंख निकालने के लिए तैयार। उसने हिसोका के घर की जांच करने के मौके का फायदा उठाया। उनका मानना था कि स्वप्न महोत्सव से पहले घर के रहस्यों को जानने का जोखिम उठाना विशेष स्वप्न के अंदर न रहकर ज्यादा सुरक्षित था। यह स्वप्न के भीतर ही सत्य और रहस्य की आंखों के चश्मे का इस्तेमाल करने से ज्यादा सुरक्षित था। बैंगनी लेंस से लुमियन ज्यादा सच्चाई नहीं समझ पा रहा था। सब कुछ वैसा ही दिख रहा था जैसा वो अपनी नंगी आंखों से देख पा रहा था, लेकिन रात और भी ज्यादा अंधेरी लग रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी आंख उभर आई और उसके शरीर पर रक्त वाहिकाएं उभर आई। उसने अचानक सत्य की आंख हटा ली और उसके कानों में एक हल्का सा तेज धमाका गूंज उठा। उफ उफ। भारी सांस लेते हुए लुमियन का दिमाग अस्त व्यस्त था, अजीबोगरीब जानकारियों की बाढ़ से घिरा हुआ। वो ठीक से सोच नहीं पा रहा था। उस समय यदि कोई उस पर घात लगाकर हमला भी कर दे तो वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं कर पाएगा। 10 सेकंड से ज्यादा समय के बाद लुमियन ने आखिरकार अपनी सोचने की क्षमता वापस पाली। उसने सहज रूप से उस ज्ञान को व्यवस्थित किया जो उसके दिमाग में जबरदस्ती डाला गया था। कुतर्क की कला, उत्कृष्ट गेहूं के बीज कैसे उगाए, कैनिंग तकनीकें, सुअर का मांस कैसे भुने जो बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम हो, एक सुअर की भावनाओं को शांत करने के लिए संगीत, एवरनाइट का रहस्योद्घाटन, सेलिब्रिटीज के पसंदीदा पद, उन मालकिनों के संस्मरण। ये सब क्या बकवास है? क्या कोई उपयोगी ज्ञान नहीं हो सकता? हालांकि अतीत में औरोर को गुप्त ऋषि द्वारा दिए गए ज्ञान से पीड़ा हुई थी, फिर भी उसे कम से कम रहस्यवाद की मूल्यवान अंतर्दृष्टियां तो मिली थी। रुको, क्या वह भी ऐसे ज्ञान से भ्रष्ट हो गई थी? क्या इसीलिए वो अपनी किताबों में हमेशा एक समृद्ध सैद्धांतिक समझ का चित्रण करती है? लुमियन ने अपने धड़कते हुए सिर को सहलाया और रीजा और मास्लो से कहा, मैं जंगल के किनारे देखने जा रहा हूं। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? रेजा ने कंजूसी से सिर हिलाया, जबकि मास्लो ने सीढ़ियों की ओर चलते हुए अपना रुख स्पष्ट कर दिया। अगर कामू यहां होते तो वो निस्संदेह व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहते, क्या मेरे पास कोई विकल्प है? लुमियन मन ही मन सोच रहा था। वो हिसोका के घर से निकलकर तिजामो कस्बे के पास के आदिम जंगल की ओर चल पड़ा। चौराहे को पार करने और दूसरी सड़क पर पहुंचने के बाद लुमियन ने ब्रियो मोटेल के प्रवेश द्वार पर एक 4 पहियों वाली 4 सीटों वाली गाड़ी खड़ी देखी। एक परिचारक और एक महिला नौकरानी अपना सामान लेकर गाड़ी से बाहर निकले और एक पुरुष और एक महिला के पीछे मोटल की ओर चल पड़े। पुरुष ने गहरे भूरे रंग का औपचारिक सूट और आधी टोपी पहन रखी थी। उसका रंग उत्तरी महाद्वीप के किसी व्यक्ति जैसा लग रहा था और उसकी पार्श्व आकृति स्पष्ट दिखाई दे रही थी। साथ ही उसकी गहरी हरी आंखें भी थी। महिला ने हल्के रंग का जैकेट पहना हुआ था। रंगीन पोशाक जिससे चलना फिरना आसान हो जाता था और मोतियों से सजी पंखों वाली टोपी। वो लगभग 20 साल की लग रही थी और उसकी त्वचा नाजुक और चमकदार थी। कोई भी उसके चेहरे के भाव देखकर ही आसानी से अंदाजा लगा सकता था कि वह कितनी खूबसूरत है। लुमियन ने अपनी नजरें हटा ली और रीजा और मास्लो की ओर मुड़ गया। क्या यह सप्ताहांत है? नहीं। मास्लो ने लुई बेरी के प्रश्न के निहितार्थ को समझते हुए उत्तर दिया। सज्जन पुरुष और महिलाएं अक्सर तेजामों में शिकार के लिए समय निकालते हैं, सिर्फ सप्ताहांत पर ही नहीं। लुमियन ने रीजा की ओर मुड़कर पूछा, आपने इस क्षेत्र को सील नहीं किया? इससे अनावश्यक घबराहट ही पैदा होगी। रेजा ने संक्षेप में उत्तर दिया। लुमियन ने इस मामले पर ज्यादा जोर नहीं दिया। वो ब्रियो मोटेल से होते हुए शहर से बाहर निकलकर आदिम जंगल में चला गया।
वह उस रास्ते पर और गहराई से जाने लगा जिससे वह सपने से परिचित हो गया था। अंततः वो वास्तविकता के अराजक क्षेत्र में पहुंच गया, जहां विभिन्न स्वप्न के टुकड़े आपस में गुंथे हुए थे। ये एक साधारण स्थान था जो अपने आसपास के वातावरण से अलग नहीं था। लुमियन को एक तार का पेड़ मिला और वो उस पर बैठ गया। उसने रीजा और मास्लो की ओर मुड़कर कहा, मेरे आसपास का ध्यान रखना, मैं यही सोने जा रहा हूं। वो देखना चाहता था कि यदि वो असामान्यता के स्रोत के करीब सो गया तो क्या होगा। क्या वो उस अजीब सपने में प्रवेश कर सकेगा और किस अवस्था में। गश्ती दल के 2 सदस्यों से सकारात्मक जवाब मिलने पर लुमियन ने अपनी आंखें बंद कर ली और चिंतन का प्रयास किया। किसी समय वो सो गया। एक अज्ञात अवधि के बाद वो जागा। रीजा और मास्लो को देखते ही लुमियन खड़ा हो गया और विचारमग्न होकर सिर हिलाया। ये स्थान भी काम नहीं करता। क्या हिसोका का घर ही एकमात्र प्रभावी स्थान है, या मुझे वो काला पत्थर ढूंढकर उसके पास सो जाना चाहिए? लुमियन ने घने काले जंगल को देखा और कुछ क्षण विचार करने के बाद रीजा और मास्लो की ओर मुड़ा। चलो वापस चलें। तीनों तेजी से तिजामो लौट आए। देर रात हो चुकी थी और सड़कों पर कोई राहगीर नहीं था। दोनों तरफ के घरों से न तो रोशनी आ रही थी और न ही कोई आवाज। कभी कभी इमारतों के भूतल पर मवेशियों की खर्राटे सुनाई दे रही थी, जो चारों ओर फैले अंधेरे और सन्नाटे को और बढ़ा रही थी। चांद की धुंधली लाल रोशनी मानो अंधेरे की गहराई को और बढ़ा रही थी। इस अंधेरी रात में लुमियन कीचड़ भरी सड़क पर चलता हुआ सड़क के बीचों बीच स्थित ब्रियू मोटेल की ओर बढ़ रहा था। रीजा और मास्लो चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक लुमियन का दिमाग घूम गया और उसकी दृष्टि कुछ क्षण के लिए धुंधली हो गई, फिर साफ हो गई। ये है, जब उसने सहज रूप से अपने आसपास का निरीक्षण किया तो उसकी पुतलियां फैल गई, लेकिन उसे कुछ भी गलत नहीं मिला। उसी समय तिरछे आगे भूतल पर एक खाली मकान में 3री मंजिल पर एक कमरे में मोमबत्ती की मंद रोशनी पड़ रही थी। इसके तुरंत बाद इस सड़क पर और पूरे तिजामो शहर में कांच की खिड़कियां जलती हुई मोमबत्तियों की रोशनी से जगमगा उठीं। रिया जब जागी तो उसने पाया कि अंधेरा छा चुका था, लेकिन कई घरों में मोमबत्तियां जल रही थी। इससे यह संकेत मिलता है कि अभी बहुत देर नहीं हुई है। आलस्य से ग्रस्त रिया को अपना खाना बनाने की इच्छा नहीं हुई। धनुष बाण लेकर वो कमरे से बाहर निकली और पुलिस मुख्यालय के बगल से निकलकर पास के बुनिया कैफे की ओर चल पड़ी। सड़कें लगभग सुनसान थी, जैसा कि हर रात होता था। रिया ने सड़क पर बिखरी मेजों और कुर्सियों पर नजर डाली और किचन काउंटर की ओर बढ़ी। दुतानी भाषा में उसने व्यस्त कैफे मालिक और वेटर बुनिया से, जिसने अपना सिर नीचे कर रखा था, कहा, 1 गिलास कोसा और 1 बीफ बरीटो। बुनिया कप धोते समय रुकी और ऊपर देखने लगी। उसके स्वाभाविक रूप से घुंघराले काले बाल उसे मिश्रित रक्त का रूप दे रहे थे। उसने रिया की ओर देखा और एक स्पष्ट, अजीब सी मुस्कान बिखेरी, जिससे रिया बेवजह असहज हो गई। रिया बुनिया को अच्छी तरह जानती थी और जानती थी कि वो एक शर्मीला, दयालु और वयस्क आदमी है जो महिलाओं से बातचीत करने में ज्यादा माहिर नहीं है। उसने पहले कभी इस तरह मुस्कुराया नहीं था। बुनिया ने अपनी नजर रिया पर गड़ा दी और गहरी आवाज में हंसा, तुम्हारे स्तन बड़े हैं।